आज के 66 मिलियन सालों पहले मैक्सिको की धरती पर डायनासोर्स के दो अलग अलग स्पीसीज, एक तरफ मांसाहारी टी-रेक्स और दूसरी तरफ शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के खातिर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि इनके बीच की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई थी, क्योंकि इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही अपने टाइम के सबसे पावरफुल जीव थे। और जब ये दोनों इतने पावरफुल थे तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि उनकी वो लड़ाई कितनी खतरनाक होती होगी। क्योंकि जहां उन मांसाहारी डायनासोर्स मींस टी-रेक्स के पास नुकीले दांतों के साथ साथ उनके जबड़े भी काफी खतरनाक हुआ करते थे, जिससे वो अपने से भी बड़े साइज के डायनासोर्स को भी दबोच कर उसके पूरे गर्दन तक को उखाड़ सकते थे। और वहीं शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स के पास 3 नुकीले हॉर्न एंड उनके गर्दन पर एक हार्ड ब्लेड मौजूद था, जो उन्हें बाकी मांसाहारी जीवों से बचाने का काम करता था। अब क्योंकि भले ही उस टाइम उन टी-रेक्स का पलड़ा भारी था, फिर भी उनसे डर के बचने के बजाय वो देखते ही उन टी-रेक्स पर हमला बोल देते थे। और इन्हीं दोनों की राइवलरी डायनासोरियन हिस्ट्री की सबसे रिलायबल हिस्ट्री मानी जाती है। बट क्या एक शाकाहारी जीव इतने पावरफुल होते हैं कि अपने ही सेम साइज के एक मांसाहारी जीव को हरा सके? सो उस जमाने के सबसे बड़े युद्ध में क्या लगता है कि कौन उभर कर सामने आया होगा? बट उससे पहले ये देखो कि जब डायनासोर्स का एवोल्यूशन हो रहा था, तब उस दौरान इन 4 जीवों में से सिर्फ 3 ही जोरासिक पीरियड से क्रिटेशियस पीरियड तक आ पाए थे। और इनमें ये पहला जीव जो हम मैमल्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले वो अंडे दिया करते थे। और ये दूसरा जीव जो अपने अंदर कंगारू जैसे पाउचेस को डेवलप कर रखा है, जिसमें वो अपने इमेच्योर बेबीज को होल्ड किया करते थे। तो क्या क्रिटेशियस एज वो पीरियड था जिसमें एक स्पेशल इन्वायरमेंट की वजह से ऐसे वियर्ड जेनेटिक म्यूटेशन एक्टिव हो रहे थे, या फिर ये सब एक नेचुरल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का ही नतीजा था? अब देखो, इसका रीजन जो भी हो, बट ये बात सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि मतलब अपने अर्थ की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल जीव अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक सिर्फ इसीलिए पहुंच पाए ताकि वो अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देख पाएं। क्योंकि इसके पहले भी बहुत से जीव थे जो विलुप्त हो चुके थे, बट इस तरीके की बर्बादी से तो बच गए। तो देखो, आज के करीब 145 मिलियन सालों पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा था। जगह जगह कई ज्वालामुखी विस्फोट कर रहे थे और इनसे जो जहरीली हवाएं निकल रही थी, उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढकना शुरू कर दिया था। अब वैसे तो ये कोई अनोखी घटना नहीं थी, मतलब उस टाइम इस तरीके के ज्वालामुखी का फटना काफी आम बात हुआ करती थी। और पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कई बार हो भी चुका है कि कुछ 100 मिलियन सालों के टाइम गैप में हिलते डुलते टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सुपर कॉन्टिनेंट बनते बिखरते रहते हैं। बट इस बार ये घटना साधारण से हटकर थोड़ी अनोखी थी, क्योंकि जब ये सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था, उस टाइम पृथ्वी पर ऐसे कई सारे मैच्योर जीव थे जो अपनी आंखों के सामने इस डिस्ट्रक्शन को अपने ही बिरादरी के जीवों की जाने लेते देख रहे थे। और उस टाइम माहौल मानो कुछ ऐसा था कि पृथ्वी पर सभी छोटे बड़े जीव ताजी हवा और शुद्ध पानी के एक एक कतरे के लिए तड़प रहे थे। और देखते ही देखते 55% डायनासोर स्पीसीज विलुप्त हो जाते हैं और ले देकर सिर्फ कुछ ही जीव बच पाए। मतलब जो जीव बच पाए थे, यही बचे जीव इस पृथ्वी की कहानी को आगे बढ़ाने वाले थे। तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, तब एक एक करके सभी पेड़ खत्म होने लगे, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ने से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ गया था। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 3 डिग्री तापमान बढ़ने से आखिर पेड़ पौधे कैसे खत्म हो सकते हैं, तो लेट मी टेल यू कि ये जो मैं एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ये पोलर की ठंड से लेकर इक्वेटर की झुलसा देने वाली गर्मी का एवरेज होता है। और इसीलिए इसमें अगर 1 डिग्री से भी तापमान बढ़ जाता है तो उससे पूरा का पूरा पोलर आइस तक मेल्ट होने लगता है। और उस वक्त तो टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ गया था। अब क्योंकि उस वक्त पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई थी, इसीलिए जुरासिक पीरियड की ये शाकाहारी डायनासोर्स इस दौर तक आते आते पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे। और क्योंकि ये विलुप्त हो चुके थे, जिससे फूड चेन में भी एक बड़ा गैप आ चुका था। और इसी वजह से इन पेड़ पौधों को भी वापस से बढ़ने का मौका मिला। अब आप खुद सोचो कि मतलब पेड़ पौधे ही फूड चेन में सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं,
और जब तक इन्हें खाने वाले ही नहीं होंगे, मांसाहारी जीवों में भी खाने की प्रॉब्लम होती रहेगी। और इसीलिए इसी गैप को फुलफिल करने के लिए ये दो स्पीसीज इवॉल्व होने लगे, जिसमें उन्होंने बढ़ते टेम्परेचर से बचने के लिए एक एडाप्टेशन किया, जिसमें उन्होंने अपने फेस को रीडिज़ाइन किया और जबड़े की जगह पर चोंच को इवॉल्व किया। अब जहां एक तरफ ये हो रहा था, वहीं इन बड़ी शाकाहारी जीवों की आड़ में छिपकर वो अंडा देने वाले जीवों ने अपने अंदर कुछ इस तरीके का बदलाव किया। और जहां पर वो अंडा दिया करते थे, वो अपने बॉडी के अंदर ही बच्चे को डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो खाने की कमी, और ऐसे में अगर वो अंडा देते तो जो एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी वो अंडों की मोटी सेल बनाने में खर्च हो जाती। और दूसरा ये कि एक अंडे को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तभी उन तक ऑक्सीजन पहुंच सकता है। बट उस वक्त इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और अब जैसा कि हमने आपको बताया कि खाने की कमी के नाते वो प्रीमेच्योर बेबीज को जन्म देने लगे और शरीर के बाहर उन्हें न्यूट्रिशन देने लगे। इससे वो अपने और अपने बच्चे की जान बचा सकते थे, और साथ ही वो खाना भी ढूंढ सकते थे। और उस समय के बड़े बड़े मांसाहारी जीव उस कम ऑक्सीजन में जिंदा रहने के लिए एक टेक्निक अपनाने लगे, जिसमें उन्होंने एक अलग तरीके के एडेप्टेशन को एडॉप्ट कर लिया, जिससे उनके लंग्स को कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी। और यही वो वजह थी कि ये कम ऑक्सीजन में भी आराम से सरवाइव कर सकते थे। सो ऑल इन ऑल कि इस टाइम सभी जीव, चाहे छोटे हो या बड़े, हर किसी ने कोई ना कोई एडेप्टेशन को एडॉप्ट करके कम ऑक्सीजन वाले गर्म इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए अपने आप को ढाल लिया था। और देखते ही देखते जमीन पर अब एक डोमिनेंस का वॉर शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर सवाल सर्वाइविंग का नहीं बल्कि थ्राइविंग का हो गया था। और इसीलिए ये डोमिनेंस की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। अब जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी, ये रणभूमि उनके लिए छोटी पड़ती जा रही थी। इसीलिए धीरे धीरे ये जमीन की लड़ाई समुद्र में भी फैलने लगी। अब क्योंकि तापमान बढ़ने और पोल्स के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने लगा था, और जगह जगह बाढ़ आने से अर्थ पर मौजूद सभी फ्रेश वाटर के सोर्सेज में साल्ट एंड मिनरल्स की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे देखते ही देखते मरीन लाइफ भी थ्राइव करने लगी। और इसके अपोजिट धरती पर कुछ अलग ही नज़ारा था। यहाँ पर शिकार कम और शिकारियों की संख्या बढ़ गई थी। मतलब खाने की कमी इस कदर हो गई थी कि कई डायनासोर्स अपने ही बच्चों को खाने लगे थे, और अब उनके पास यही एक लास्ट ऑप्शन था कि वो पानी में उतरकर शिकार करना शुरू करें, जिसके लिए कई डायनासोर्स ने इसके तहत उन्होंने अपने अंदर दोबारा से कई एडॉप्टेशन को लाना शुरू किया। पहले तो अपने पैरों को डक जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप किया, एंड दूसरा वो अपनी पूंछ को लंबी बनाने लगे, और वो देखते ही देखते समुद्र के एपॉक्स प्रेडिटर बन गए, जिससे अब समुद्र में भी शिकारियों की संख्या बढ़ने लगी। और अब पानी में भी सेम यही हालात हो चुके थे कि शिकार कम और शिकारियों की संख्या बढ़ने लगी। और इधर धरती पर हालात कुछ ऐसा था कि मैमल्स और शाकाहारी डायनासोर्स का रहना मुश्किल होता जा रहा था। और इसीलिए उन शाकाहारी डायनासोर्स ने अपनी सारी एनर्जी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दी, जिससे वो अपनी बॉडी पर 3 नुकीले हॉर्न्स और अपनी गर्दन पर हार्ड प्लेट को डेवलप की। और इन्हीं चेंजेस की वजह से ये प्रोटोसेरेटॉप्स इन ट्राइसेरेटॉप्स में इवॉल्व हुए। और अब उन शिकारियों के लिए उनका शिकार करना टफ होता जा रहा था। तभी वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए और उनके डिफेंस को भेदने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक इवोल्यूशन लाया, जिसमें उन्होंने अपने आकार को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने दांतों को पहले से ज़्यादा नुकीला करना शुरू कर दिया। इतना नुकीला कि वो एक ही झटके में किसी भी डायनासोर्स का पूरा गर्दन भेद सकता था, और साथ ही अपने जबड़े को इस कदर मजबूत कर लिया था कि वो एक ही बाइट में एक एवरेज साइज की कार को पूरी तरीके से खत्म कर सकता था। और इस पॉइंट तक आते आते ये एलासोरस टी-रेक्स में इवॉल्व हो चुके थे, और उनके लिए किसी भी डायनासोर्स का शिकार करना चुटकी बजाने जितना आसान था। एंड इसीलिए उन टी-रेक्स का पलड़ा भी भारी था। और अब जवाब देने की बारी थी इन ट्राइसेरेटॉप्स की। वो इन खूंखार टी-रेक्स से डर कर बचने के बजाय
उसे देखते ही इस पर हमला बोल दिया करते थे। मतलब ये तरकीब इतनी कारगर साबित हुई कि अपने बचाव के लिए उन्हें झुंड में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब क्योंकि ये झुंड में शिकार किया करते थे तो इसलिए आप ये कह सकते हो टी-रेक्स वाज अनडिफीटेबल एट दैट टाइम। पर आखिर कब तक? क्योंकि धरती जहां पर ये लड़ाई हो रही थी उसी वक्त आसमान से करीब 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसने इवेंचुअली अर्थ का मंजर ऐसे से ऐसा बना दिया था। अब उस लास्ट टाइम में उन डायनासोर्स के साथ आखिर क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी और वो कैसे तड़प रहे थे, उनके स्ट्रगल और सर्वाइवल की कहानी क्या थी, एंड इतने टफ सिचुएशन के बावजूद ये मैमल्स आखिर कैसे जिंदा बच पाए, हमने अपने पास्ट की वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।